हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। सो दिस इज द लेक्चर 3। इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं, मेथड ऑफ स्टडीइंग कॉम्प्लेक्सेस। कौन कौन से मेथड है कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने का और मतलब स्ट्रक्चर को जानने का। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में समझा था, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझा था, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिलेशन क्या है, क्या अंतर है, ये समझा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वार्नर 1893 में अपना स्ट्रक्चरल थ्योरी दिया बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां पे इस काम के लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई है, फिर भी इन्होंने बहुत लेबोरियस वर्क करके स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया कि क्या स्ट्रक्चर है। तो वार्नर के जो वर्क था उसमें हमने देखा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में देखा था, किस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया था। तो आज के लेक्चर में उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे वर्क किया गया, और साथ में एक और चीज देखा था आइसोमर के हिसाब से किस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सो वार्नर साहब ने क्या किया था कि जो हमारा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको ट्रीट किया था किसके साथ, AgNO3 के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और कितना प्रेसिपिटेट हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है किसी गिवन कॉम्प्लेक्स की, या और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्राइमरी वैलेंसी जो है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल होता है, दैट इज आयनाइजेबल पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी के कारण ही किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है, या सेकेंडरी वैलेंसी ही किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को मतलब उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि COCl3, ओके, ये जब रिएक्शन किया था COCl3 के कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, उसी को थोड़ा देखते हैं। +6NH3, ठीक है, जब इसका डाइल्यूट या कोल्ड डाइल्यूट AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया था, ठीक है, AgNO डाइल्यूट एंड कोल्ड भी कर सकते हैं, रिएक्शन करवाया था, तो यहां पे ये देखने को मिला था कि 3 मोल ऑफ AgCl मिला हमें, ठीक है, 3 मोल ऑफ AgCl मिला। थोड़ा सा उसी चीज को हम लोग रिपीट कर रहे हैं अगेन। COCl3.5NH3, इसका अगर हम सेम रिएक्शन हम लोगों ने करवाया था डाइल्यूट AgNO3, ठीक है, AgNO3 कोल्ड कंडीशन में, तो हमारे पास 2 मोल ऑफ AgCl मिला था। और सिमिलरली COCl3.4NH3 का सेम रिएक्शन कराया था डाइल्यूट AgNO3 कोल्ड एंड डाइल्यूट AgNO3 में, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ AgCl मिला था। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने उन्होंने ये डिसाइड की, ये डिस्कस निकाला कि इसमें 3 क्लोरीन एटम जो है आयनाइजेबल है इस कॉम्प्लेक्स में, इसमें 2 क्लोरीन एटम आयनाइजेबल है, आयनाइज होने के कारण ही वो AgCl के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाया, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट है, और ये प्रेसिपिटेट इन्होंने वेट करके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड किया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ इस केस में देखिए क्या हुआ होगा कि अगर इस केस में स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने कल भी देखा था कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ हमारे पास क्योंकि 3 मोल ऑफ AgCl मिलता है, मतलब जो 6 अमोनिया था वो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ था, हमारे कोबाल्ट के साथ, दैट इज NH3 के साथ, ठीक है, NH3 के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ओके, राइट। और ये NH3 और ये NH3, और साथ में हमने ये भी देखा था कि चूंकि जो क्लोरीन है वो आयनाइजेबल पार्ट में है, तो 3 क्लोरीन एटम जो आयनाइजेशन के हिसाब से जुड़ा होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेशन बाहर में होगा। सो इसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन से दिखाया था Cl, इस तरह से दिखाया था Cl,
और इस तरह से दिखाया था Cl। और इसका जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, पहले तो इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को भी देखना है, CONH3 का होल 6, ओके। और ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा। जो ब्रैकेट में अंदर आएगा वो कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड होगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, आगे देखेंगे, कोबाल्ट के साथ। और साथ में इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +3 और 3Cl माइनस, सो वी कैन राइट हियर 3Cl माइनस। इस तरह से इसको हम लोग मॉडर्न तरीके से लिखेंगे, ओके ना। इस केस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। इस केस में क्या हुआ होगा कि चूंकि 2 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब है कि एक क्लोरीन एटम जो होगा वो नॉन आयनाइजेबल होगा, और वो नॉन आयनाइजेबल रिप्लेस क्या होगा, अमोनिया को। सो स्ट्रक्चर अगर हम इसका लिखना चाहें, सो वी कैन राइट हियर अगेन, इसके लिए लिख रहे हैं CO, ओके। सो वी हैव NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3। और ये बॉन्डिंग जो है कोबाल्ट का नाइट्रोजन के साथ है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और क्योंकि यहाँ पे 5 NH3 है, सो 5वां NH3 हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं NH3। और चूंकि 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल तो आयनाइजेबल है, लेकिन 1 मोल जो है सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ये ज्वाइन है। सो वी कैन राइट हियर Cl एज सॉलिड लाइट। और जो 2 आयनाइजेबल क्लोरीन होगा उसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज आयनाइजेबल क्लोरीन पार्ट, रेड से दिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। और इसको अगर हमें लिखना होगा तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, कोबाल्ट, ओके, NH3 का होल क्या आ जाएगा, 5 है, और Cl, ओके राइट। कोबाल्ट NH3 का होल और Cl। और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, सो चार्ज अगर हम देखेंगे, सो वी हैव 2Cl आयनाइजेबल पार्ट में होगा, सो वी हैव +2 चार्ज, ये आ जाएगा चार्ज, ठीक है। तो यहां से कुछ स्ट्रक्चर समझ में आने लग गया। आगे आप देखते हैं, इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का, क्योंकि कोबाल्ट में अगेन NH3, इसको H3N कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, NH3, ओके। नाउ सिर्फ एक क्लोरीन क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब 2 क्लोरीन एटम जो होगा ये डायरेक्टली ज्वाइन होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। जो स्फीयर ये होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मेटल आयन के साथ, या मेटल के साथ जो बनाएगा वो लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। और एक जो है हमारा, ठीक है, और इसके बाद हमारा 2 ये हो गया। और इसके साथ हमें क्या देखना होगा कि एक जो है हमारा आयनाइजेबल क्लोरीन है, सो वी हैव आयनाइजेबल क्लोरीन, सिर्फ एक हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखना चाहें, सो वी हैव कोबाल्ट NH3 का कितना है, 1 2 3 4, तो 4 ये है, और Cl2, और एक आयनाइजेबल है, सो Cl माइनस, और इसका एक प्लस चार्ज हो जाएगा। इनफैक्ट हम सभी चीज में, इस तीनों स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, क्या कॉमन है कि आयनाइजेबल पार्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कोबाल्ट है, जो मेटल है, इसके साथ सभी के केस में 6, इसमें 6 अमोनिया है, इसमें 5 अमोनिया है, इसमें 4 अमोनिया है, और इसमें अगर 5 अमोनिया है तो 1 क्लोरीन है, इसमें 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मतलब इसमें कोबाल्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब, 6 नंबर के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का। सो देखिए, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, जनरली हम लोग ये केमिकल बॉन्ड में जानते हैं, अब जानते हैं जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो स्टेबिलिटी के लिए बनता है, ठीक है। तो वो ऑक्टेट पूरा करता है, बॉन्डिंग में भी इस चीज को हम लोग देखेंगे किस तरह से वो ऑक्टेट पूरा करता है, और मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। तो 3 तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं अगर सेंट्रल मेटल एटम 6 अलग अलग या सेम इडिटी से जुड़ा होगा। तो इस 3 तरह के स्ट्रक्चर को, 3 तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। एक तो हेक्सागन हो सकता है, ठीक है, एक हेक्सागन हो सकता है। दूसरा ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिज्म कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल प्रिज्म का, ओके। सो वी हैव इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ओके।
सो वी हैव टू ज्वाइन दिस वन विद डॉटेड लाइन, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये ट्राइगोनल प्रिज्म हो जाएगा। और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि मेटल एटम सेंटर पे हम यहाँ पे सेंटर पे लेंगे, जिससे 6 अलग अलग लीजेंड जुड़े होंगे या सेम लीजेंड जुड़े हो सकते हैं। एक हो सकता है एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक और स्ट्रक्चर हो सकता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल को ध्यान से अगर देखेंगे, सो वी हैव, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इस फिगर में मैं ऑक्टाहेड्रल का एक रफली पिक्चर ड्रॉ किया हूं, ध्यान से देखेंगे। ये जो है रेड वाला, ये स्क्वायर टाइप का, ठीक है। तो स्क्वायर टाइप का कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, 4 मार्कर रख लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आपको ऐसे देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉर्नर होगा, पॉइंट होगा, और इस प्लेन के अंदर ठीक उतने ही डिस्टेंस पे, जैसे ये हमारा बेस है स्ट्रक्चर स्क्वायर टाइप का, ये स्क्वायर होगा, इसके ठीक ऊपर, सेंटर के ठीक ऊपर ये एक वर्टिसेस होगा, और ठीक नीचे ये एक वर्टिसेस होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कितने वर्टिसेस है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। ओके, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। कितने हेड हो गए यहाँ, इसके कितने हेड हो जाएंगे, 8 हेड हो जाएंगे। तो वर्टिसेस आएगा हमारे पास कितना, 6, 4, ये वाला 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, और 6 फेसेस हो जाएगा। सो इसको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं। तो जो कंपाउंड है, जो 6 पार्ट है, देखिए 6 वर्टिसेस पे जो अमोनिया है किसमें है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें भी 6 वर्टिसेस है। तो अमोनिया या जो लिगेंड है वो किस वर्टिसेस, किस शेप के अनुसार होगा। तो देखिए, एक तो ये है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मिनिमम रिपल्सन ऑक्टाहेड्रल में होता है, बट ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि मिनिमम ये ऑक्टाहेड्रल में होगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें एक मेहनत करना पड़ेगा, और वो मेहनत क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो कितने ऑब्जर्व हो सकते हैं, क्या ऑब्जर्व हो सकता है, और या क्या फिर इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टोटल नंबर आइसोमर निकाल के हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो गिवन कॉम्प्लेक्सेस है उसके लिए फिट बैठेगा, ठीक है, मोटा मोटी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये 100% श्योर ही होगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं आइसोमर के हिसाब से, ठीक है। सो सपोज वी हैव अ आइसोमर, इससे पहले रेज कर लेता हूं। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर प्रिडिक्टेड और कितना ऑब्जर्व होता है उस हिसाब से देखेंगे। चलिए पहला एक ले लेते हैं, MX6 कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसमें जो है 6 लिगेंड क्या है, जुड़े हुए हैं। ओके, सो जहां पे मैं टेबल बनाऊंगा इससे आपको समझ में आएगा। सो ऑक्टाहेड्रल, ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड लिखेंगे, वेट ए मिनट, यहाँ पे MX6 हो गया, ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड। वेट ए मिनट, ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व हुआ, और प्रिडिक्टेड क्या है, ठीक है, प्रिडिक्टेड। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा स्लो में कर लेता हूं। प्रिडिक्टेड में देखिए, ऑब्जर्व्ड में हम लोग अभी प्रिडिक्टेड की बात करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है हमारा प्रिडिक्टेड में। सो या तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, और ऑक्टाहेड्रल के बाद 3 शेप हम लोगों ने देखा था। सो वी हैव प्लानर हेक्सागन, सो वी कैन राइट हेक्सागन, प्लानर, वो भी प्लानर हेक्सागन, ओके। और तीसरा था ट्राइगोनल प्रिज्म, सो वी हैव ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है ना। MX6 के लिए अगर, चूंकि M पे जो 6 लीजेंड है सारे के सारे क्या है, सेम है, तो अगर ये प्रिडिक्ट करें तो या तो एक ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, या फिर ये प्लानर हेक्सागन एक हो सकता है, या ट्रायगोनल प्रिज्म भी होगा तो एक ही होगा।
राइट। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है कोई एक होता है, मतलब इस तीनों में से कोई एक ही होगा ऑब्जर्व के केस में। अब बात करते हैं mx5, ध्यान से देखेंगे, एंड y। ओके, सो अब इस केस में ऑक्टाहेड्रल की बात करें, देखिए इसका स्ट्रक्चर भी मैं यहां पे लिखता जाता हूं। सो वी हैव m x x x एंड x, और ये हमारा x यहां हो जाएगा, ये हमारा x यहां हो जाएगा, ठीक है। तो x कहीं से भी रिप्लेस करेंगे तो या तो ये ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, या प्लानर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए तो प्लानर हो सकता है, या फिर ट्रायंगुलर। ओके, सिमिलरली अगर mx5 और y की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल के केस में देखिए ध्यान से, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये m हो जाएगा 1x 2x 3x 4x, और पांचवा x हम लोग यहां और यहां पे ये y ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये y यहां पे रहे या यहां पे या यहां पे, चूंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के केस में जो पोजीशन होगा y का अगर चेंज होता है तो कोई भी दूसरा कंपाउंड यहां पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये बेस जो है स्क्वायर, इसको अगर स्क्वायर मानते हैं तो ये टॉप पे आ जाएगा, लेकिन अगर इसे 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 और इसे चार अलग को स्क्वायर मानेंगे तो दूसरा वाला टॉप पे आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही आइसोमर ऑब्जर्व होगा, लेकिन प्लानर हेक्सागन के केस में हमारे पास उसमें भी एक आएगा, प्लानर हेक्सागन में भी एक आएगा, और ट्रायगोनल प्रिज्म में भी एक आएगा अगर स्ट्रक्चर किस तरह से देखें तो यहां तक अच्छा ऑब्जर्व भी एक ही होता है, ऑब्जर्व भी एक ही होता है। अब आप बात करते तो यहां तक तो पता नहीं चला कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, प्लानर हेक्सागन होगा या ट्रायगोनल प्रिज्म होगा, क्योंकि दोनों के केस में सेम चीज आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट कंपाउंड में जाते हैं mx4y2, ठीक है, अब इस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो दो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल का बनेगा। एक तो ये वाला बन सकता है, देखिए ध्यान से, अगर हमने बनाया स्ट्रक्चर, ओके, सो दिस इज m, और ये हमारा क्या हो सकता है y यहां हो सकता है, x यहां हो सकता है, या फिर दूसरा अगर हम देखें तो इसी को यहीं पे लिख लेता हूं, जिससे कि आपको यहां पे नहीं लिखता हूं, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज y, ये m, ये हमारा x, यहां पे x ले लिए, और हमारा x और ये y, तो ये दो अरेंजमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे पास दो अरेंजमेंट मिलता है, प्रेडिक्टेड है, ठीक है, ओके। लेकिन प्लानर हेक्सागन के केस में हमारे पास तीन आइसोमर मिलते हैं, सो वी कैन राइट हियर 3, एंड ट्रायगोनल प्रिज्म के केस में भी तीन आइसोमर मिलेंगे, और जो ऑब्जर्व होता है वो दो आइसोमर ही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग x3y3 का अगर स्ट्रक्चर लिखें तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन में आता है वो ऑब्जर्वेशन में जो प्रेडिक्टेड में जो होगा ऑक्टाहेड्रल 2 होगा, ठीक है, और प्लानर हेक्सागन में 3 और ट्रायगोनल प्रिज्म में भी 3 होगा, लेकिन जो ऑब्जर्व होता है वो 2 होता है। देखिए ध्यान से, इस टाइप के केस में हमारे पास या तो ऑक्टाहेड्रल या प्लानर हेक्सागन या ट्रायगोनल प्रिज्म हो सकता है। इस तीनों में जो भी हो कोई बात नहीं, ऑब्जर्व हमारा एक ही आ रहा है। सेकंड के केस में भी यही चीज हो सकता है, लेकिन जो भी हो ऑब्जर्व 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम चेंज करते हैं mx4y2 में तो या तो ऑक्टाहेड्रल प्रिडिक्ट करते हैं तो 2 ऑक्टाहेड्रल आएगा, लेकिन अगर हम ट्रायगोनल प्रिज्म प्लानर हेक्सागन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 आ सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से, 3 कैसे आ सकता है, यहां पे x, ये y हो सकता है यहां पे, या फिर यहां पे y नहीं होगी, यहां पे y हो सकता है, या यहां पे y होकर नहीं होगी, यहां पे y हो सकता है। तो 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है किस केस में, प्लानर हेक्सागन में, सेम प्लानर ट्रायगोनल प्रिज्म में हो सकता है, बट जो ऑब्जर्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। सिमिलर केस हमारे पास mx3y3 के लिए आता है, तो ऑब्जर्व ऑक्टाहेड्रल में कितने ऑब्जर्व होंगे, 2 होंगे, तो प्रेडिक्ट कितने होंगे, 2 होंगे, लेकिन
अगर प्लानर हेक्सागन में बात करें तो ये 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन जो ऑब्जर्व होता है वो 2 होता है। तो इन सब डेटा को एनालिसिस जब किया गया तो ये पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ऑक्टाहेड्रल ही होंगे, ऑक्टाहेड्रल ही होंगे। तो जनरली इस तरह से आइसोमेरिज्म का पता करके, नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड आउट करके या ऑब्जर्व करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारी ज्योमेट्री है किसी भी कॉम्प्लेक्स का कैसा है। तो थोड़ा सा टीडियस वर्क है, बट एक तरीका है ये किस तरह से हम स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर सकते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्ट्रक्चर एनालिसिस में अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए शॉर्टकट्स कुछ नहीं होता है, हमेशा क्या होता है कि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप शॉर्टकट्स नहीं कर सकते हैं। तो ये लर्निंग फेज है, आप अच्छे से लर्न कीजिए इसको, बाद में हम लोग इसी चीज को कॉन्साइज कर देंगे, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट भी नजर आने लग जाएगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए पहले वो क्लियर करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर प्रिसिपिटेशन करने के लिए एक मेथड तो हो गया हमारा प्रिसिपिटेशन, सॉरी स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए एक मेथड तो हो गया प्रिसिपिटेशन मेथड, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ AgCl से हम लोगों ने क्या, दूसरा हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी की भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। सो मोलर कंडक्टेंस को हमने मोलर कंडक्टेंस को देखा था। थोड़ा सा इसको और यहाँ पे कर लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ चार्ज जितना अधिक होगा तो मोलर कंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। सो सपोज कि अगर हमने CONH3, ठीक है, CONH3 कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, CONH3 का होल 6, ओके, डॉट 3Cl3 को अगर इसको हमने किया वाटर में डिसॉल्व, ठीक है, तो हमारे पास जो आयंस आएंगे वो क्या आ जाएगा, एक तो ऐसे समझते हैं COCl2, सिंपल सा कोबाल्ट क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। सो अगर इसको डिसॉल्व किया तो यहां पे हमारे पास एक तो Cl+2 चार्ज आएगा और 2Cl- चार्ज आएगा। ध्यान देने की बात है कि कंडक्टेंस टोटल नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और जब ये आयनाइज होगा तो इस केस में ध्यान से देखेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज और एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस 0 कर देंगे, दो पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो गया, 4। तो इस 4 चार्ज के कारण कंडक्टेंस होगा। अगर हम लोग LiCl की बात करें तो Li प्लस 1 चार्ज और Cl माइनस 1 चार्ज, ये 2 चार्ज के कारण क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, ओके। सो ये जितना अधिक चार्ज होगा कंडक्टेंस भी उतना ही अधिक होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स है जितना ज्यादा आयनाइज होगा, ठीक है, अगर आयनाइज होने के बाद चार्ज बनता है तो उसका कंडक्टेंस भी उतना ही होगा। तो एक तो मोलर कंडक्टेंस की हम लोगों ने बात कर लिया, थोड़ा सा यहीं पे समझ लिया। तीसरा अभी हम लोगों ने देखा था आइसोमर नंबर के हिसाब से, आइसोमर नंबर, ठीक है। तो जितना कैसे कैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आइसोमर नंबर के हिसाब से। ना कुछ और इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस में। चौथा अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब कभी किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। हम लोग सॉल्यूशन में देखे होंगे या आपने 11th में पढ़ा होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे कि CaCl2 क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ तो कितने पार्टिकल्स बनाए, तो एक पार्टिकल्स कैल्शियम का और 2 पार्टिकल्स किसका, क्लोराइड आयन का, टोटल 3 पार्टिकल बना। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा नॉन आयोनाइजेबल के हिसाब से आयोनाइज अगर होता है तो 3 गुना होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे कि चार्ज मोलर कंडक्टिविटी में आता है जो कि नंबर टोटल चार्ज होता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ आयंस इक्वल ही हो। जैसे इस केस में टोटल नंबर ऑफ चार्ज 4 है लेकिन आयंस 3 है, लेकिन इस केस में टोटल नंबर ऑफ चार्ज 2 है और आयंस भी 2 है, ठीक है। सो जितना ज्यादा
कंडक्ट फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा तो मोटा मोटी एक हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ज्यादा हो रहा है तो आयोनाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स का है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग देखेंगे बाय कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट नॉट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर कैलकुलेट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, इसकी चर्चा हम अच्छा से करेंगे, तो उस हिसाब से हमें नंबर ऑफ अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी डिसाइड करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, वो मैग्नेटन। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से भी हम लोग स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। और भी तरीका है इसमें, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। छठा तरीका अगर हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। कैसे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने का, कि जो सिस होगा, सपोज ये सिस अगर है कोई हमारा, मान लेते ये m है, सिस है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। अगर कोई ट्रांस है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड भी हम पता कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में काम आता है। 6 और 7th में और भी है। इसमें अगर हम बात करें एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि एग्जैक्ट हमें स्ट्रक्चर किसी भी कॉम्प्लेक्स का पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है जितना हो सके हम लोगों ने किया है। तो इससे हम डिटरमाइन करते हैं क्रिस्टल ऑफ स्ट्रक्चर का। और एक और है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो 8वां भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेते हैं। सो वी हैव इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसको डिटेल वे में अभी हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं। हो सकता है 5वां या 6वां लेक्चर या 7वां लेक्चर में ये चीज आए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टडीज which is based on the structure analysis of coordination compound or complexes, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को पता करने के लिए ये सारे के सारे जो है स्टडीज किया जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे डाउट हुआ हो या कोई चीज एक्सप्लेन नहीं हुआ हो तो वो आगे आने वाले क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तक पढ़ाया हुआ चीज में जो भी एक्सप्लेन नहीं हुआ तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आराम से बिना कोई झिझक से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, साथ में देखेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो एक बार बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग के बाद हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। वैसे तो समझ में आ गया होगा सारा कुछ, फिर भी उसको भी डिटेल तरह से हम लोग करेंगे उस चीज को, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये सब चीज भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने के रहिए मेरे साथ, आपके पास लेक्चर इसी तरह आता रहेगा। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा बेल आइकन बटन है आप जरूर पुश कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।